हाँ जी, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में क्या देखा कि कृत्रिम गर्भधारण या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, कब किस टाइम पे किया जाना चाहिए, कैसे करते हैं। वो सब के अलावा हमने देखा कि मध्यकाल एस्ट्रस पीरियड क्या होता है, मध्यचक्र एस्ट्रस साइकिल क्या होता है। उसके अलावा हमने देखा कि मध्यकाल में जब कोई पशु आता है तो क्या-क्या लक्षण व्यक्त करता है। हमने देखा कि प्यूबर्टी यानी यौवनारंभ के लक्षण क्या हैं, किस टाइम पर वो अपना उसका शरीर जो है तैयार हो जाता है कि वो अपने नर के साथ संबंध बना सके, उसके क्या-क्या इंडिकेट या हिंट देती हैं। उसके अलावा हमने विभिन्न पशुओं का देखा कि उनका यौवनारंभ कब स्टार्ट होता है, यानी कि उनका शरीर कितने उम्र में जाके डेवलप हो जाता है कि वो गर्भ धारण कर सके, प्रेग्नेंट हो सके, अपना जनन कर सके, प्रजनन कर सके। उसके अलावा हमने एक लिस्ट और बनाई जिसमें हमने देखा कि किस-किस पशु का मध्यकाल कितने दिन का होता है। किसी का 12 घंटे का था, तो किसी का 24 घंटे का था, किसी का 2 दिन का था। उसके अलावा उनका मध्य चक्र कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है, 17 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, वो सब देखा। उसके अलावा हमने जितने भी इम्पोर्टेंट पशु हैं जिनके सवाल आ सकता है, उनका देखा हमने प्रेगनेंसी टाइम जो कितना है, उनका गर्भ धारण समय कितना है, उनका गर्भकाल कितना है। तो वो सब के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो इसका पार्ट 1 देख सकते हैं जा करके, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया में कौन-कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन-कौन से संस्था इंस्टीट्यूट हैं जो ये सबको संभालती हैं, ये सबको हैंडल करती हैं, ठीक है जी। उसकी डाटा देखेंगे, कौन उसका डायरेक्टर है, कौन नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे इनको चरण वाइज, स्टेप वाइज कि कृत्रिम गर्भधारण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हम बाहर से किसी नर से वीर्य का संग्रहण करेंगे, किस प्रकार से उसको हम उस पे रिसर्च करके उसे डाइल्यूट करेंगे, उसका भंडारण स्टोरेज करेंगे, किस प्रकार से उनको जो मादाओं में या मादा पशु में उसको ट्रांसफ़र करेंगे, उसका सेचन करेंगे, उसकी क्या-क्या विधियाँ हैं, क्या-क्या उपकरण इस्तेमाल में किया जाते हैं। उस सबको डिटेल में अच्छे से प्रैक्टिकली कोशिश करूँगा कि विद ट्रिक्स यहीं पे क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, इंडिया में पशुपालन हो या हॉर्टिकल्चर हो, जो बागवानी होती है, उन सबको हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैंडल करती है, उसी के देख-रेख में होता है। क्लियर जी। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जो ऑल ओवर इंडिया में चाहे कृषि हो, पशुपालन हो, इनसे रिलेटेड रिसर्च हो, उन सबको हैंडल करता है। वो है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR, एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है जी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। इसकी स्थापना हुई थी जी 1929, अंग्रेजों के टाइम पे, आज़ादी से पहले, ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है आपका कृषि भवन, न्यू दिल्ली में। क्लियर जी। और फिलहाल इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं हिमांशु पाठक जी, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। क्लियर। तो मैंने जाना या जो बताया है वो फिलहाल के लिए सुनिए। इंडिया में जो हमारा पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री, वो आता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर। उसमें एक संस्था काम करती है जिसको कहते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी तथा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कृषि भवन, न्यू दिल्ली में। क्लियर जी। और उसके फिलहाल डायरेक्टर कौन है? हिमांशु पाठक जी, तथा प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। इस संस्था ने एक अन्य अपने अंडर में एक संस्था बनाई स्पेशली डेयरी यानी दुग्ध उत्पादन के अंडर रिसर्च करने के लिए, यानी कि दूध जितने भी देने वाले पशु हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, उन पर रिसर्च करने के लिए, उनके दूध उत्पादन को कंट्रोल करने के लिए, मिल्क क्वालिटी, दूध के जो क्वालिटी है उसका गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए, उसके अलावा उनकी ब्रीडिंग कराने के लिए कि उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उन सब रिसर्च को देखने के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम था क्या? इंपीरियल डेयरी रिसर्च या इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। क्लियर जी। कब बनाई? 1936 में। क्या नाम था? इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। अब इसका 1955 में
कब? 1955 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहाँ पे? करनाल में। ये इनका मतलब था कि करनाल में एक स्पेशल इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जो आईसीएआर के अंडर में काम करेगा, लेकिन टोटल काम होगा उसका डेयरी के रिसर्च पे, डेवलपमेंट में। ठीक है जी। और उसका रीनेम्ड जो नया नाम रखा गया वो रखा गया NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। समझ में आ गया? आईसीएआर ने एक इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट के नाम से 1936 में एक संस्था और खोली, लेकिन उसका 1955 में उसको ट्रांसफ़र कर दिया करनाल में, जो कि स्पेशली डेयरी के रिसर्च के लिए थे, और उसका नया नाम रखा गया NDRI। फिलहाल जो इसका नाम है वो है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है जी। कहाँ है इसके हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है करनाल, हरियाणा। इतना तो क्लियर हो गया होगा। क्या क्या काम करती है ये? एक तो रिसर्च करती है किस पे? दुग्ध विज्ञान पे या फिर दुग्ध पालन विज्ञान पे, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ठीक है जी। और इसके क्या क्या काम है कि ब्रीडिंग कैसे करें, अच्छी क्वालिटी का वीर्य कहाँ से कैसे ग्रहण करें, किस प्रकार से उसमें साइंटिफिकली सुधार किया जाए, ये सब चीज़ देखती है। उसके अलावा उपकरणों में नए नए उपकरणों की खोज कैसे की जाए वो सब देखती है। क्वालिटी कंट्रोल करती है कि दूध की जो गुणवत्ता है वो मेंटेन रहे। उसके अलावा जितनी होंगी वो सारी की सारी NDRI के अंडर में आएंगे। ठीक है जी। NDRI के जो फिलहाल डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान। डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान। इतना तो दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो अब मैंने बताया कि इंडियन जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसके अंडर में एक संस्था काम करती है ICAR, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कृषि भवन, न्यू दिल्ली में। और उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं हिमांशु पाठक जी, और प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। क्लियर? इसके अंडर में एक और संस्था काम करती है जो स्पेशली डेयरी रिसर्च पर या डेयरी साइंस पर काम करती है, इसके डेवलपमेंट पर काम करती है, वो है NDRI, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल डेयरी रिसर्च इंडिया इंस्टीट्यूट। ठीक है जी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ पे? करनाल, हरियाणा में। ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट, जब ICAR ने इसकी स्थापना की थी 1936 में। इसको 1955 में 1955 में करनाल में ट्रांसफ़र कर दिया गया और इसका नया नाम रखा गया NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। इसका काम क्या क्या है वो सब हमने देख लिए। उसके अलावा इसके जो डायरेक्टर हैं NDRI के वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान। ठीक है। अब बाई चांस ये सवाल भी आ जाए कि इंडियन मिनिस्टर कौन है फिलहाल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के, तो वो हैं हमारे अर्जुन मुंडा जी। ठीक है। उसके बाद 2 स्टेट ऑफ मिनिस्टर और हैं, कौन कौन? कैलाश चौधरी और शोभा मैडम। ठीक है। लेकिन राजस्थान में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन हैं? वो हैं किरोड़ी लाल मीणा जी। ये नॉर्मल से फैक्ट हैं। बाई चांस यहाँ से सवाल आ जाए कि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं, पशुपालन विभाग में ड्यूटी करने वाले हैं, तो यहाँ से बाई चांस 2 क्वेश्चन बन जाए, तो मैं चाहता था कि ये आपके छूटे नहीं। इसके लिए मैंने सारी डिटेल यहाँ पर लिख दी है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चरण वाइज अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार NDRI ने AI में डेवलपमेंट किया, कौन कौन से उपकरण यहाँ पे यूज होते हैं, किन किन को अथॉरिटी है, किस प्रकार से सारी विधियाँ देखें। धन्यवाद। एक बार इसकी जरूरत है। हाँ जी। तो हमने देखा कि इंडिया में कहाँ कैसे कौन से इंस्टीट्यूट हैं या मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में पशुपालन एग्रीकल्चर पूरा आता है, जिसमें हमने पढ़ा ICAR और NDRI। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इनके डायरेक्टर्स कौन हैं, प्रेसिडेंट कौन हैं, वो सब के बारे में देखा। तो अभी हम देखेंगे कि इंडिया में किस प्रकार से इसके जो फैक्ट हैं, डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ। तो हम देखिए, सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भधारण है या कृत्रिम गर्भाधान है, AI है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, वो सब प्रथम विश्व में कहाँ कब किया गया? वो किया गया 1777 में। किसने किया? डॉक्टर लाफार्ज सेलन-लॉजी ने। क्लियर जी? तो अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में विश्व में सर्वप्रथम AI या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कृत्रिम बीजारोपण है, बीजधान है, वीर्यधान है, वो कब किया गया?
तो कब किया गया? वो किया गया 1777 लाफार्ज एनालॉजी द्वारा। क्यों? क्योंकि ना हमें 45 में से 45 नंबर चाहिए, ना मुझे 44 चाहिए, ना 42 चाहिए, ना 43, 45 बाई 45, 45। उसके लिए मैं कोई फैक्ट नहीं छोड़ूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी वीडियो 1 घंटे की हो जाए, लेकिन हम एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करें। ठीक है जी। अब बारी आती है विश्व के बाद इंडिया की, कि इंडिया में सर्वप्रथम सबसे पहले एआई कब किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो इंडिया में आने में थोड़ा टाइम लग गया, और इसको जो फर्स्ट एआई की गई वो की गई थी 1939 में। किसने की थी? डॉक्टर संपत कुमार ने की थी। और कहाँ पे की थी? मैसूर डेयरी फार्म में, जो कि कर्नाटक में उपस्थित है, मैसूर कर्नाटक में। ठीक है जी। तो वर्ल्ड में आ जाए, सबसे पहले एआई कब किया गया? तो 1777 लाफार्ज एनालॉजी द्वारा। लेकिन इंडिया में फर्स्ट एआई कब की गई? 1939। किसके द्वारा? संपत कुमार जी द्वारा। कहाँ पे? मैसूर डेयरी फार्म। ठीक है। और एआई के द्वारा इंडिया में जो फर्स्ट बफेलो काल्फ हुआ, यानी कि जो भैंस का बच्चा हुआ, वो हुआ था हमारा 1946 में। यानी कि जो इंडिया में फर्स्ट एआई हुई है, उससे 7 साल बाद कहाँ पे? इलाहाबाद कृषि संस्थान, यूपी में। ठीक है जी। अब हम देखो, सारा इंट्रो कर चुके हैं, सारी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आगे कि किस प्रकार से होगी एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान। तो उसे हम 5 अलग अलग स्टेप्स में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्टली सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि कौन सा गुणधर्म, जो उच्च गुणवत्ता वाले आनुवांशिक गुणधर्म वाला जो नर है, अगर गाय के लिए ढूंढ रहे हैं तो सांड, भैंस के लिए ढूंढ रहे हैं तो भैंसा, घोड़ी के लिए ढूंढ रहे हैं तो घोड़ा, बकरी के लिए ढूंढ रहे हैं तो घोड़ा, उसमें वो उच्च क्वालिटी के आनुवांशिक गुणधर्म होने चाहिए, जो हमें अपनी नई संतति में, नए जो बच्चे होंगे हमारे, उनमें पैदा होंगे, उनमें हमें जो गुणवत्ता चाहिए वो। तो उससे सबसे पहले हम अच्छी क्वालिटी के नर से वीर्य का संग्रहण करेंगे, कलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा वीर्य का एकत्रीकरण, यानी सीमन कलेक्शन। ठीक है जी। इसकी क्या क्या विधियां हैं, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप जो हमारा होगा वो होगा वीर्य का परीक्षण। कहीं पता चले कि हमने अच्छी गुणवत्ता के लिए किसी नर से वीर्य कलेक्शन कर लिया और उसको पता चला उसमें कोई आनुवांशिक बीमारी है या कोई और विकार उत्पन्न हो रखे हैं, तो उससे एक नुकसान क्या होगा कि हमारी अगली संतति में भी वही विकार या बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो उसका फायदा क्या रहा? तो वीर्य के कलेक्शन के बाद, एकत्र करने के बाद, संग्रहण के बाद हम करेंगे उसका टेस्ट, वीर्य का परीक्षण। फिर हमने जो एक फैक्ट पढ़ा था कि नॉर्मली एक साल में एक सांड 100 गायों को प्रेग्नेंट कर सकता, वहीं हम एआई के द्वारा लगभग एक सांड के 1 साल के वीर्य के द्वारा 1000 गायों को प्रेग्नेंट कर सकते। तो उसके लिए उसे पतला करना जरूरी है, तनु करना जरूरी है। तो उस तनुकरण में उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, जैसे कि ग्लिसरीन, सुक्रोज, उसके अलावा बहुत सारी दवाई, मेडिसिन मिलाएंगे, एंटीबायोटिक्स मिलाएंगे, ताकि अगर कोई बीमारी है तो वो सही हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उनका भंडारण कैसे किया जाए। क्यों? मान लीजिए आज हमने किसी नर से वीर्य का एकत्रीकरण कर लिया, संग्रहण कर लिया, तो उसे हम आगे 2 साल 4 साल तक हम उसको यूज कर सकें, उसके लिए क्या क्या उसमें दवाइयाँ या केमिकल्स मिलाए जाएं, किस प्रकार से उसको भंडारित किया जाए, संग्रहित किया जाए, किस में उसको रखा जाए कि वो खराब ना हो, वो सब पढ़ेंगे हम वीर्य के भंडारण के अंदर। क्लियर? फिर हम फाइनली पढ़ेंगे कि उसका मादा के अंदर सेचन कैसे किया जाए, ट्रांसफर कैसे किया जाए, उसके क्या क्या उपकरण हैं, क्या क्या विधियाँ हैं। चलिए स्टेप बाय शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप होगा वीर्य का एकत्रीकरण। वीर्य का एकत्रीकरण में मतलब कि हमें सीमन कलेक्शन कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ढूंढेंगे कोई एक परफेक्ट उच्च गुणवत्ता वाला, जिसमें उच्च आनुवांशिक गुणधर्म हो, अपने पूरी नस्ल में अच्छा हो, उससे हम वीर्य का कलेक्शन करेंगे। वीर्य कलेक्शन की हम अलग अलग 3 विधियां पढ़ेंगे, जिसके अंदर कि किस प्रकार से हम वीर्य का कलेक्शन कर सकते हैं, उसकी क्या क्या सावधानी रखते हैं। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक स्टेप बाय शुरू करें। हाँ जी। तो हम विधि देखेंगे कि किस प्रकार से हम नर पशु से वीर्य का संग्रहण करेंगे, एकत्रीकरण करेंगे, उसका कलेक्शन करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि ऐसा हमें कोई नर पशु मिले जो उच्च क्वालिटी का हो, उच्च आनुवांशिक गुणधर्म वाला हो। ठीक है जी। उसके बाद उससे हम वीर्य का एकत्रीकरण करेंगे, संग्रहण करेंगे। उसके लिए 3 विधियां पढ़ेंगे हम।
कौन कौन सी? पहली विधि पढ़ेंगे हम कृत्रिम योनि विधि या आर्टिफिशियल वेजाइना विधि, जिसमें हम यूज करेंगे कृत्रिम योनि का। सेकंड हमारा होगा इलेक्ट्रो एजैकुलेशन या बिजली के झटके द्वारा वीर्य का एकत्रीकरण या संग्रहण प्राप्त करना। तीसरा हम देखेंगे मसाज करके या मसाज मेथड, मसाज विधि। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि कृत्रिम योनि क्या होती है। देखिए जी, सबसे पहले जिस पशु से हमें प्राप्त करना है, मान लीजिए हमें गाय के लिए सांड से वीर्य प्राप्त करना है, तो गाय के शेप की या गाय के आकार की सबसे पहले रबड़ या लेदर या फिर लेटेक्स जो होता है ना रबड़ जैसे, उससे हम वेजाइना का निर्माण करेंगे। उसका टेम्परेचर लगभग उतना ही होना चाहिए जितना कि मादा पशु की योनि का है, वरना नुकसान क्या है? देखिए, हमें सांड से प्राप्त करना वीर्य, सबसे पहले हमें ऐसी नकली वेजाइना चाहिए, आर्टिफिशियल वेजाइना चाहिए जिसकी शेप, उसके अंदर की आकृति ऐसी हो जैसी गाय की है। उसके अलावा उसका टेम्परेचर, तापमान उतना हो जितना गाय का है, तब जा कर के वो उस बात के लिए राजी होगा कि हाँ ये सच है। उसके अलावा हम इस विधि में सबसे पहले क्या करते हैं कि डमी या नकली मादा पशु लेंगे। जैसे हमें सांड से प्राप्त हो, सांड का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम नकली गाय या डमी गाय का इस्तेमाल करेंगे उसके, ताकि लोहा सकें। तब उसे लोहाने के बाद हम जैसे वो चलेगा तो उसका जब वीर्य का त्याग होगा, वीर्य त्याग होगा, उस टाइम पे हम उस कृत्रिम योनि को सिस्टम में लगा करके हम वीर्य का कलेक्शन कर लेंगे, संग्रहण कर लेंगे। क्लियर जी? तो थोड़ा सा जो मैंने लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। तो कृत्रिम योनि क्या होती है, इसे हम शॉर्ट में एवी बोलेंगे। आगे से मैं अगर एवी बोलूँ तो समझ जाना कि आर्टिफिशियल वेजाइना, यानी कि एक प्रकार से बोले तो नकली योनि है, कृत्रिम योनि है। ठीक है जी। दूसरी बात, इस विधि का सर्वाधिक यूज किया जाता है सीमन कलेक्शन में, वीर्य के एकत्रीकरण में। ठीक है जी। और सर्वाधिक फायदेमंद भी है, आसानी से हो जाता है। दूसरी बात, इसका हम टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पर ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि उस हमारे जो मादा पशु हैं उनकी योनि का टेम्परेचर लगभग इतना ही होता है। उसके अलावा जब हम क्या वीर्य कलेक्शन कर रहे होंगे तो इसका एंगल लगभग 45 डिग्री रखा जाएगा। लगभग 45 डिग्री के कलेक्शन पर पर इसको वेजाइना को रखेंगे, ताकि जो हमारा वीर्य एकत्रीकरण है उस टाइम पे वीर्य फैले ना। उसके अलावा उसको ऐसा ही फील हो कि वो नेचुरल ही वीर्य का त्याग कर रहा है, वीर्य को निकाल रहा है। ठीक है जी। तो हमने कुछ फैक्ट लिखे हैं। सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला मेथड है। उसके अलावा इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, अगर क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट में आ जाए तो 102 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब। ठीक है जी। सीमन कलेक्शन के समय जो वेजाइना का या एवी का जो एंगल है वो 45 डिग्री रखा जाना चाहिए। उसके अलावा इसको बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? रबड़ का, लेटेक्स का या लेदर का। ठीक है जी। इसमें हम डमी नकली मादा मॉडल का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा ये कुछ मॉडल हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं या जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सांड के लिए हम करते हैं डेनिस मॉडल का इस्तेमाल, घोड़े के लिए हम करते हैं मिसिसिपी मॉडल का इस्तेमाल, सूअर के लिए हम करते हैं नॉर्वेजियन मॉडल का इस्तेमाल। उसके अलावा टेम्परेचर के अतिरिक्त 2 फैक्टर और हैं जो कि मेंटेन करने पड़ेंगे। वो है एक तो योनि का आकार, उसकी लंबाई, उसके अलावा उसकी अंदर की शेप। यानी कि मैं एक बात और लिख सकता हूँ कि डिफरेंट एनिमल्स के लिए, अलग अलग जानवरों के लिए जो एवी है, आर्टिफिशियल वेजाइना है, उसका टेम्परेचर, साइज या लंबाई जैसे हम बोल सकता हूँ, अलग अलग रखी जाती है। ठीक है जी। ये हमारा मेथड था पहला, जिसमें हम नकली योनि का, आर्टिफिशियल योनि का, आर्टिफिशियल वेजाइना का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड हमारा मेथड है इलेक्ट्रो एजैकुलेशन। इसमें क्या होता है? इसमें हम सिंपल सा, जो हमारा नर पशु है उसकी गुदा में लगभग 10 से 15 वोल्ट का झटका देंगे, बिजली का इलेक्ट्रिक शॉक मारेंगे। उससे वो घबरा कर या फिर डर कर अपना एजैकुलेट कर देगा, अपना वीर्य का त्याग कर देगा। लेकिन इसमें नुकसान ये है, इस विधि में जो वीर्य प्राप्त होगा बहुत ज़्यादा होगा आयतन में,
लेकिन उसकी जो क्वालिटी होगी, उसकी सांद्रता होगी, उसमें जो स्पर्म का काउंट होगा वो थोड़ा डाउन होगा। तो हमारी सेकंड विधि है इलेक्ट्रोजैकुलेशन। इसमें क्या होगा, इसमें हम नर पशु की गुदा में 10 से 15 वोल्ट का झटका देते हैं, तो वो डर करके अपना वीर्य त्याग कर देता है और हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं। इस मेथड में जो प्राप्त वीर्य है उसका आयतन तो अधिक होगा, लेकिन उसकी सांद्रता, क्वालिटी कम होगी। क्लियर जी। उसके भी अलावा जो फिर तीसरी विधि है हमारी, मसाज विधि या मसाज मेथड जिसे कहते हैं। इसमें हम सिंपल कुछ नहीं करना है, जो हमारा नर पशु है उसके जो जननांग हैं, उसका जो लिंग है, उसको सहलाकर या उसकी मसाज करके हम वीर्य का कलेक्शन करते हैं, संग्रहण करते हैं, वीर्य की प्राप्ति करते हैं। क्लियर जी। ये हमारे 3 मेथड हैं जिनसे हम वीर्य का कलेक्शन करेंगे। तो हमारा जो पहला स्टेप है, हमने 5 स्टेप में बांटा है पूरी की पूरी एआई को, जिसमें सबसे पहले हम वीर्य का एकत्रीकरण करेंगे, फिर उसके बाद उस पर टेस्ट करेंगे कोई बीमारी तो नहीं है। थर्ड, फिर हम उस पर तनुकरण करेंगे, पतला करेंगे, उसमें कुछ जो मिलाना होगा वो मिलाएंगे। फोर्थ, हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या जो उपकरण है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे वीर्य का सेचन, मादा में वीर्य का ट्रांसफर किस प्रकार से किया जाएगा। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे का अगला स्टेप पढ़ेंगे। हाँ जी। तो हमने वीर्य का एकत्रीकरण कर लिया, सीमन का कलेक्शन कर लिया, उसके बाद हम उसकी करेंगे जांच, उसका करेंगे परीक्षण। क्यों आवश्यक है परीक्षण? क्योंकि हमने जिस लाभ के लिए, जिस नियत से या जिस इंडक्शन के लिए हम एआई करा रहे हैं, मान लीजिए हमें दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करनी है, उसके आनुवंशिक गुणों में वृद्धि करनी है, उसको मीट के लिए प्राप्त करना है तो मीट का, तो हमें उसी गुणवत्ता वाले नर पशु के वीर्य चाहिए कि नहीं चाहिए। इसीलिए अपनी जो हमारी अपेक्षा है उनको पूरा करने के लिए जरूरी है कि जो हमने सीमन कलेक्ट किया है, जो हमने वीर्य का ग्रहण किया है, इकट्ठा किया है, उसकी जांच की जाए। जांच के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो अलग अलग जीव हैं, पशु हैं, उनके वीर्य का पीएच मान अलग अलग होता है। कुछ का अम्लीय होता है, कुछ का क्षारीय होता है, किसी का हल्का क्षारीय होता है, किसी का हल्का अम्लीय होता है। उसके अलावा हमें चाहिए कि उच्च गतिशीलता वाले स्पर्म हों उपलब्ध, यानी कि अगर हमने सांड से वीर्य प्राप्त किया है तो उसके अंदर जो स्पर्म या शुक्राणु उपस्थित हैं उनकी गतिशीलता अच्छी हो, मिनिमम 40% हो, ताकि जो हमारी हम सेमिनेट कर रहे हैं, हम वीर्य का जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उससे प्रेग्नेंट होने के चांस हमारे बढ़ सकें। क्योंकि अगर टेस्ट अच्छे से नहीं होगा, वीर्य की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो हमारा जो पशु है वो अच्छे से प्रेग्नेंट नहीं होगा, पर प्रेग्नेंट होने के जो चांस है जब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे, उससे हमारे पैसे का भी नुकसान है, टाइम का भी नुकसान है, उसके अलावा बिजनेस का भी नुकसान है। मान लीजिए हमने अपनी गाय को एआई कराया और वो बेस्ट क्वालिटी का वीर्य नहीं था, तो नुकसान ये, एक तो 3-4 महीने जो हमारे बिगड़ेंगे गाय के वो बिगड़ गए, उसके अलावा पैसा बिगड़ गया। इसलिए ज़रूरी है कि उस वीर्य की जांच की जाए। उसके लिए मैंने कुछ गुणधर्मों की लिस्ट बनाई है। सबसे पहले तो उसमें कोई भी विकार या बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, कोई भी बीमारी या विकार ना हो, बीमारी या विकार ना हो। क्लियर। उसके अलावा उसका पीएच मान जितना हमें चाहिए उतना होना चाहिए। अगर हमारे गाय है तो उसके पीएच होना चाहिए वीर्य का 6.7, अगर भैंस है तो उसका पीएच मान होना चाहिए 7.4। अगर इससे ऊपर नीचे है तो हमारी गाय प्रेग्नेंट नहीं होगी, भैंस प्रेग्नेंट नहीं होगी, उससे हमारा नुकसान हो जाएगा। क्लियर। उसके अलावा जो वीर्य का अपेक्षित घनत्व होता है, जो घनत्व निकाल होता है, वो हमारा फिक्स है कि 1.035 होता है। बाई चांस सवाल आ जाए तो लिख लें। उसके अलावा शुक्राणु की जो गतिशीलता वो मिनिमम होनी चाहिए 40%। ठीक है जी। उसके अलावा मैंने कुछ नोट भी लिखा है कि जो स्मेल होती है, गंध होती है वीर्य की, वो किसके कारण होती है? वो एमीन्स के कारण होती है, उसमें जो एमीन्स पाए जाते हैं उसके कारण होती है। उसके अलावा जो सर्वोत्तम क्वालिटी का वीर्य है वो गाढ़ा होगा, प्लस में क्रीमी कलर का होगा। ठीक है जी। जैसे हमने वीर्य का कलेक्शन किया था उसमें 3 विधि देखी थी, ऐसे ही अब हमें जब सीमन का टेस्ट करेंगे, वीर्य का परीक्षण करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि इसकी हमारी 2 विधियां हैं। ठीक है जी। तो हमारी पहली विधि है जिसे हम कहते हैं बीबीसी टेस्ट यानी कि ब्रोमेथाइल ब्लू कैस्टालेज टेस्ट।
ब्रोमो एथाइल ब्लू कैस्टालेज टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें हम टेस्ट चेक करते हैं कि वीर्य की शुद्धता, उसका पीएच मान उतना ही है जितना हमें चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा दूसरा टेस्ट है एमबीआर टेस्ट, यानी कि मिथाइल ब्लू रेक्टेज टेस्ट। ब्लू जो है मिथाइल ब्लू रेक्टेज टेस्ट। एक बार और सुन लीजिए, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, हम इसमें चेक करते हैं कि उसकी शुक्राणुओं की गतिशीलता, शुक्राणुओं की संख्या। क्यों, हमारे गाय के प्रेग्नेंट होने के लिए मिनिमम चाहिए कि उसके जो हम वीर्य डाल रहे हैं उसमें लगभग 40 लाख से और 2 बिलियन के बीच में स्पर्म हो। तो इस टेस्ट के द्वारा हम चेक करेंगे कि जो हमने वीर्य कलेक्ट किया है उसमें शुक्राणु कितने हैं, उनकी गतिशीलता अच्छी है या नहीं, उनका क्वालिटी। उसके अलावा इस टेस्ट से चेक करेंगे कि उसकी शुद्धता, पीएच मान अच्छे हैं या नहीं। क्लियर जी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी हमने वीर्य का कलेक्शन कर लिया, संग्रहण कर लिया, एकत्रीकरण कर लिया। उसके बाद उस पर टेस्ट कर लिए कि कहीं उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, हमारी ज़रूरत जितनी ये है उतना पीएच है या नहीं है, उसके जो उत्पन्न जो शुक्राणु है, स्पर्म है, उनकी गतिशीलता अच्छी है या नहीं है, उसके अलावा उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं है, ये सब हमने चेक कर लिया। उसके बाद अब हम करेंगे वीर्य का तनुकरण, यानी कि डाइल्यूजन ऑफ सीमन। ये क्यों जरूरी है, देखिए डिफरेंट एनिमल्स को जो एक बार में जो वीर्य का त्याग होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे लिए अबाउट 1.5 से 5-6 ml के करीब होता है, वहीं कुत्ता के लगभग 5 से 10-12 ml तक होता है, लेकिन सुअर के लगभग 150 से 300, 350, कई बार आधा किलो यानी कि 500 ml तक सीमन का त्याग करते हैं। वहीं घोड़ा लगभग 150 ml 100 ml तक का जो वीर्य का त्याग करता है। इसीलिए अब जब हम एआई करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, जो कृत्रिम रूप से जब हम गर्भाधान करेंगे, तो उसमें इतने वीर्य की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए सिर्फ हमें चाहिए होता है 0.25 ml, यानी कि 1 ml से भी बहुत कम। उसी में हमारे इतने शुक्राणु होते हैं कि हमारा पशु प्रेग्नेंट हो सके, क्लियर, पॉजिटिव हो सके। तो उसके लिए हमें उसको पतला बनाना होता है, ताकि एक बार के वीर्य त्याग से जो हमने सीमन कलेक्ट किया है उसे बचा करके आगे 10 में, 20 में, 50 में पशुओं में इस्तेमाल कर सकें। क्लियर। क्योंकि मैंने एक फैक्ट बताया था, नॉर्मली एक सांड नेचुरली रूप से पूरी साल में लगभग 100 गायों को प्रेग्नेंट कर सकता है, लेकिन वहीं उसी वीर्य से हम एआई के द्वारा लगभग 1000 गायों को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो इसलिए उसका डाइल्यूजन जरूरी। उसके अलावा वो वीर्य जब हमने कलेक्ट किया उससे पहले बॉडी के अंदर था, ठीक है जी। तो बॉडी उसकी प्रोटेक्शन कर रही थी, अगर उसमें कोई बीमारी लगेगी तो बॉडी खुद अपने प्रतिरक्षा तंत्र से उसकी रक्षा करेगी, उसके लिए जो टेम्परेचर है उसको उपलब्ध कराएगी। उसके अलावा जो उसमें उनका जो स्पर्म है, शुक्राणु है, उनका पोषण कराएगी, ताकि वो स्पर्म मरे नहीं। अगर अब हमने बाहर निकाल लिया, उसमें हमने कुछ बाहर से पोषण नहीं दिया, उसमें कुछ ऐसा नहीं मिलाया कि उसकी बीमारियों की रक्षा कर सके, तो वीर्य खत्म हो जाएगा, शुक्राणु मर जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम एआई करा भी दें, उसे हम किसी मादा के ट्रांसफ़र कर दें, तो उससे क्या फ़ायदा, उससे हमारा कोई भी किसी प्रकार की प्रेगनेंसी या गर्भधारण नहीं होगा, तो हमारा कोई मतलब पॉइंट नहीं निकलता। इसलिए हम उसमें तनुकृत करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीवों में जाके ट्रांसफ़र कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर सकें। उसके अलावा उसमें कई सारे चीज़ ऐसी मिलाती हैं जो उसको सर्दी गर्मी से बचा सकें, बाहरी बैक्टीरियाज, जीवाणु, वायरस, ऐसी बीमारियों से बचा सकें। उसके अलावा उनको पोषण दे सकें, क्योंकि शुक्राणुओं को पोषण नहीं मिलेगा, शुक्राणु मर जाएंगे और डेड शुक्राणु हमारे किसी काम के हैं नहीं। तो पहले बात तो हम जो सबसे पहले हम क्यों कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया कि वीर्य का तनुकरण क्यों आवश्यक है। क्लियर। तो हम वीर्य के तनुकरण के लिए ज़्यादातर सामान्यतः हम उसमें अंडे का पीत मिलाते हैं, फ्रक्टोज मिलाते हैं, ग्रीसलिन मिलाते हैं। लेकिन इन चीज़ों का काम क्या क्या है वो देख लीजिए। एग यॉक यानी कि अंडे के पीत में जो हमने कलेक्शन किया है, वीर्य का सीमन कलेक्ट किया, उसमें मिलाते हैं ताकि सीमन को पोषण मिल सके। क्यों? क्योंकि सीमन में जो उपस्थित हैं शुक्राणु, स्पर्म,
वो मर ना जाए, उनके जीने के लिए पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो हमारा उपलब्ध कराता है एग यॉक। उसके अलावा उसे सर्दी गर्मी से बचाता है, ठीक है जी। सेकंड हम मिलाते हैं उसमें सिट्रेट लवण या सिट्रेट सॉल्ट। ये क्या करता है, ये उसके पीएच मान को नियंत्रित रखता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो हमारे शरीर जो भी नर है उसके अंदर था, उसके शरीर में था, तो उसका पोषण हो, पीएच हो, सर्दी गर्मी हो, बीमारी हो, हर चीज़ की पूर्ति हमारा उनका शरीर कर रहा था। लेकिन अभी हमने उसको निकाल करके एक जार में, मान लीजिए जार में बंद कर दिया, तो हमें उसके लिए पोषण से लेके उसके पीएच मान, उसके रासायनिक गुणधर्म, उसको बाहरी आक्रमण जैसे बैक्टीरिया, सर्दी गर्मी, उनसे बचाना होगा। तो उसके लिए हमें सिट्रेट सॉल्ट मिलाते हैं ताकि उसका जो पीएच मान है वो नियमित रह सके, उसका नियंत्रित रह सके। उसमें ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन मिलाते हैं ताकि जब हम भंडारण करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, इसको हम -196 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित करते हैं। मतलब बर्फ एक प्रकार से नाइट्रोजन में वो जम जाता है वीर्य, तो ताकि जब वो वीर्य को हम माइनस में स्टोरेज कर रहे हैं, स्टोर करते हैं, ताकि वो शुक्राणु मर ना जाए, इसलिए उसमें ग्लिसरीन मिलाया जाता है ताकि वो जो ठंड है, उसका जो ठंडा आघात है उससे बच सके, शुक्राणु जिंदा रहें भले जम जाए। क्लियर? तो उसके लिए हम उसमें ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन मिलाते हैं। उसके अलावा उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक पदार्थ मिलाते हैं, केमिकल मिलाते हैं, दवाइयाँ मिलाते हैं, ताकि बाहरी अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस अगर उसमें उपलब्ध उसी में उपस्थित हैं तो वो मर सकें, अगर बाहर से कोई आक्रमण करता है तो भी हम उसका सामना कर सकें, वीर्य उसका सामना कर सके। उसके लिए उसमें हम पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलाते हैं ताकि जीवाणु वगैरह के संक्रमण से बचा सके। उसके अलावा एक मैंने फैक्ट लिखा है, वो फैक्ट क्या है, सामान्यतः सभी जो जीव हैं उनके जो वीर्य का पीएच मान है वो लगभग हल्का क्षारीय होता है, यानी कि 6.8 के करीब होता है। लेकिन घोड़ा और मुर्गा का जो वीर्य है वो हल्का क्षारीय होता है, यानी कि 7.4, ठीक है जी। और बाकी सभी पशुओं का नॉर्मली पीएच मान 7 से कम यानी कि 6.8 होता है, हल्का अम्लीय होता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ सीमन, सीमन का भंडारण कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए जी, हमने सबसे पहले सीमन का कलेक्शन किया, भंडारण किया, उसके बाद उस पर टेस्ट किए, उसको तनुकृत किया, उसके बाद अब हम करेंगे उसका भंडारण या स्टोरेज। देखिए स्टोरेज क्यों आवश्यक है, क्योंकि मान लीजिए आज हमने किसी नर पशु से सीमन का कलेक्शन किया, सीमन का ग्रहण किया, उसके बाद उसको किस विधि से हम उसको स्टोरेज करें कि वो उसमें उपस्थित जो शुक्राणु हैं वो लंबे समय तक जीवित रहें, उसमें ऐसा क्या मिलाया जाए वो हमने तनुकरण में देख लिया। लेकिन अब उनको किस प्रकार से स्टोरेज करें कि वो 1 साल, 2 साल, 3 साल तक उसको हम यूज करते रहें और एआई में हमारा जीव संतति आगे बढ़ती रहे। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात, राजस्थान में जो सीमन बैंक है, फर्स्ट सीमन बैंक, जहाँ पे बीजों को इकट्ठा किया जाता है, रखा जाता है, अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग आनुवंशिक गुणधर्मों वाले, अलग अलग नस्लों के बीज रखे रहते हैं। ठीक है जी। तो राजस्थान में जो फर्स्ट सीमन बैंक थी वो कहाँ पे खोली गई थी, वो बस्सी जयपुर में, और सेकंड नारवा जोधपुर में। ठीक है जी। फर्स्ट सीमन बैंक कहाँ पे, बस्सी जयपुर, और सेकंड नारवा जोधपुर। उसके अलावा जो सीमन है उसको लिक्विड अगर N2 में या नाइट्रोजन में हम स्टोरेज करते हैं तो उसमें टेम्परेचर होता है उसका लगभग -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। अगर एल्कोहल में हम उसका स्टोरेज करते हैं तो उसका टेम्परेचर होता है लगभग -79 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -79 डिग्री सेल्सियस। या फिर हम उसको स्टोरेज करते हैं शुष्क बर्फ में, या जैसे हम बोलते हैं ठोस CO2। क्लियर? तो अब सोचिए जब जिसका तापमान -196 डिग्री सेल्सियस है तो पूरे शुक्राणु, स्पर्म पूरा जम जाता होगा, ठोस अवस्था में आता होगा। तो ठीक है, तो अब हम स्टोरेज के लिए क्या क्या उपकरणों का, किस किस वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं हम उनको देखेंगे। सबसे पहले एक जार होता है, क्रायोजेनिक जार जिसे बोलते हैं। ये या तो स्टील का बना होगा या एल्युमिनियम का बना होगा। इसके अंदर ये जो है हम नाइट्रोजन भर देंगे और उसके अंदर सीमन का या वीर्य का स्टोरेज किया जाएगा ताकि वो जीवित रहे। तो पढ़ते हैं एक बार। क्रायोजेनिक जार ये स्टील या एल्युमिनियम का बना होता है। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन
प्लस सीमन को या तो स्टोर किया जाता है या फिर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला बायोलॉजिकल क्रायोजेनिक, जिसमें क्या होता है N2 प्लस उसका स्पर्म का स्टोरेज किया जाता है कि हमें, मान लो मैं एक वेटनरी सर्जन हूँ तो मुझे अपने अलग अलग आसपास के गांव में या जहाँ पे भी मुझे बुलाया जाएगा वहाँ पे जाऊँगा, तो इसके अंदर मैं अपना सीमन रखूँगा और नाइट्रोजन के अंदर वो संरक्षित रहेगा, सुरक्षित होगा, और उस कैन को ले जाऊँगा, जार को लेके जाऊँगा और अपना जो AI करना है उसको करके आ जाऊँगा। दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट क्रायोजेनिक जार। इसमें क्या होता है, इसमें उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए काम में आता है कि मान लो मुझे जयपुर से अपने पास लेके आना है तो मैं वहाँ से लाऊंगा ट्रांसपोर्ट क्रायोजेनिक जार में, इसको ट्रांसपोर्ट के इसलिए यूज में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारी आती हैं मिनी स्ट्रो, जिनमें मीडिया को भरा जाता है। ठीक है, सो कौन सी स्ट्रो? सीमन स्ट्रो। इनमें ही वीर्य का जो है भरा जाएगा और ये हमारी PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है जी। उसके अलावा जो हमारे राजस्थान में जो मिनी स्ट्रो इस्तेमाल की जाती है, जो सीमन स्ट्रो काम में ली जाती है, उसका नाम है फ्रेंच मिनी स्ट्रो। राजस्थान में जो सीमन स्ट्रो काम में आती है वो है फ्रेंच मिनी स्ट्रो। उसके अलावा इसमें जो सीमन की क्वांटिटी होती है, सीमन की मात्रा होती है, वो होती है लगभग 0.25 ml, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। तो ये हो गया। उसके अलावा जो स्ट्रो होती है प्लास्टिक की, इसमें हमारा सीमन भराया हुआ है, तो इसके दोनों सिरों पर कॉटन लगा होता है जिनमें केमिकल्स व पाउडर वगैरह भरा रहता है। ठीक है। इन दोनों सिरों का नाम अलग अलग है। पहला सिरा जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री सील, और सेकंड सिरा जिसको हम बोलते हैं लैब सील या लेबोरेटरी सील। ठीक है जी। तो दोनों तरफ से बंद, बीच में वीर्य भरा हुआ है जो नाइट्रोजन में रखा जाता है और जमा रहता है। ठीक है। अगर मान लीजिए जब मुझे AI करना है, कृत्रिम जो बीजारोपण है वो करना है, उस टाइम पे मैं मिनी स्ट्रो को निकालूंगा, सीमन स्ट्रो को निकालूंगा, और जो लेबोरेटरी सिरा है उसको मैं रिमूव करूंगा, उसको काटूंगा और उसको अपनी गन में लोड करके अपना AI करूंगा। तो ये वाला जो सिरा है लेबोरेटरी सील जिसे बोलते हैं, इसमें AI के टाइम पे इसको हटाते हैं और इसी सिरे को हम बोलते हैं AI सिरा। लिख लीजिए, इसे हम AI सिरा भी बोलते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा जो मिनी स्ट्रॉ है जिनमें सीमेंट भरा हुआ है, उसको हम लगाते हैं, स्टैंड करते हैं गॉबलेट में। क्लियर। उस गॉबलेट को हम रखेंगे नाइट्रोजन के जो कनिस्तर है उसमें, और फिर उस कनिस्तर को, जो हमारा पॉट है, उसको लिक्विड के बाद जार में या क्लोरोकेन जार में या कंटेनर में रख देते हैं। क्लियर। इतना आपका हो गया होगा। अब आपका एक सवाल होगा कि जब एक जो सीमन स्ट्रॉ है उसमें लगभग 0.25 ml, 0.25 ml करीब सीमन होता है, उसमें कितने शुक्राणु होते हैं? उसमें लगभग 10 से 12 मिलियन शुक्राणु होते हैं जिनकी गतिशीलता 40% होती है। उसी को हम आगे अपनी गन में लोड करके किस प्रकार से करेंगे, किस क्या नहीं करेंगे, उस सब की प्रोसेस देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रोसेस और है जिसको हम थॉइंग प्रोसेस बोलते हैं, विदलन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सीमन स्ट्रॉ है ये नाइट्रोजन में रख के जमी होती है, बर्फ़ बन जाती है, तो हम इसको डायरेक्ट तो ट्रांसफ़र कर नहीं सकते मादा में, तो उससे पहले इसको हम क्या करेंगे, गर्म पानी में जिसका टेम्परेचर लगभग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस हो, उसमें रखेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि जो सीमन है, जो स्पर्म है, वो शुष्क अवस्था से या जो जमे हुए हैं वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आ सकें और फिर हम उसे ट्रांसफ़र कर सकें। तो उस प्रोसेस के लिए एक थर्मस भी आते हैं जिसमें थर्मामीटर लगा रहता है, उसमें पानी कर देते हैं, थर्मामीटर से पता चल जाता है। क्योंकि थर्मामीटर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बाई चांस उस पानी का टेम्परेचर जितना हमें आवश्यक है उससे ज़्यादा हुआ तो शुक्राणु मर जाएंगे, फिर वीर्य खराब। अगर उससे कम हुआ तो वो जगेंगे नहीं, जमे ही रहेंगे, तो हमारा स्पर्म खराब या वीर्य खराब। इसलिए ज़रूरी है कि निश्चित टेम्परेचर में हम उस स्ट्रॉ को रखें, पानी को गर्म पानी में, गुनगुने पानी में रखें ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ सके, द्रव अवस्था में आ सके और हम उसको ट्रांसफर कर सकें। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं थ्रोइंग प्रोसेस को और बता देता हूँ, उसके बाद हम पूरी तरह पढ़ेंगे किस प्रकार से हम सीमन का मादा में ट्रांसफ़र करेंगे, मादा में उसका वीर्य सेचन करेंगे, उसकी क्या क्या विधियाँ हैं, क्या क्या सावधानी रखी जाती हैं। क्लियर। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो हमारा वीर्य कलेक्ट हो गया, उसके बाद उस पर टेस्ट कर लिए
उसके बाद हमने उसको तनुकृत कर लिया, भंडारण कर लिया। अब बारी है उस हिमीकृत या जमे हुए वीर्य को एआई करते टाइम के लिए क्रियाशील बनाने की बारी। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं विगलन या थॉइंग प्रोसेस, THAWING, थॉइंग प्रोसेस। इसमें क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रो थी, सीमन स्ट्रो थी, जिसमें कि जो हमारे शुक्राणु है, वीर्य है, वो जमा हुआ पड़ा है, उसको हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर नहीं सकते। तो मादा में ट्रांसफर करने से पहले उस स्ट्रो को हम लगभग 37 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में रखते हैं 30 सेकंड के लिए। क्लियर। और उसके लिए जो उपयुक्त उपकरण है उसे हम थॉइंग थर्मस कहते हैं। थॉइंग थर्मस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें थर्मामीटर लगा होता है, ताकि जब पानी को गर्म करेंगे तो वो बता देगा कितना सक्सेसफुल। क्योंकि हम ना तो ज़्यादा गर्म पानी में रख सकते हैं, वरना हमारे स्पर्म के मरने का या डेड होने का चांस रहता है, तो हमारा वीर्य खराब हो जाएगा। ना ही कम पे वो जगेंगे नहीं। तो हमारी प्रोसेस है क्या, तो एआई के समय या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के समय जो फ्रोजन हिमीकृत सीमन स्ट्रो को तरल बनाने तथा शुक्राणु को पुनः क्रियाशील करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में 30 सेकंड के लिए उस स्ट्रो को रखते हैं। इसे ही थॉइंग प्रोसेस कहते हैं। 30 सेकंड के लिए 37 डिग्री सेल्सियस। कौन सा उपकरण यूज होता है, थॉइंग थर्मस। क्लियर। तो हमारा पूरी प्रोसेस खत्म। अब लास्ट प्रोसेस बच रही है कि हम इस सीमन को, इस वीर्य को किस प्रकार से मादा में ट्रांसफ़र करेंगे, उसकी क्या क्या विधियाँ हैं, क्या क्या सावधानियाँ हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मादा पशु का किस प्रकार देखभाल करनी है, किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि प्रसव का टाइम आ गया, यानी कि डिलीवरी का टाइम आ गया, उस टाइम पे किन किन सावधानियों का इस्तेमाल करना है, वो सब प्रोसेस हम देखेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू। प्यार बनाए रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon.